डॉक्टर ये कितना टाइम लगता है एक डिप्रेशन वाला पेशेंट जब आपके पास आता है उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने में? कुछ हफ्ते, कई बार कुछ महीने भी लग जाते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या क्या और कंडीशंस हैं। प्यार में दिल टूटने वाला इंसान जिंदगी भर के लिए डिप्रेशन में जा सकता है? ये ज़िंदगी भर के लिए तो नहीं, बट एटलीस्ट टिल द टाइम, जो उस टाइम जो इमीडिएट वक्त है उस टाइम या उसके आसपास की चीज़ें हैं, उस टाइम वो डिप्रेशन में जा सकता है। एक आदत जो हर व्यक्ति को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अपनानी चाहिए। आपका डेली रूटीन रेगुलर होना चाहिए। एक चीज जिसे लोग अपनी जिंदगी से कम कर दें। नशा। स्ट्रेस कम करने का आपका सबसे पसंदीदा तरीका क्या है? गाने सुनना। क्या ज्यादा सोचने की आदत ओवरथिंक की बीमारी बन सकती है? कभी कभी हाँ, कभी कभी नहीं। पैसा और सफलता इंसान को मानसिक शांति दे सकते हैं? सफलता दे सकता है, पैसा कुछ हद तक ही, पर उसके बाद नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। आज के समय में जब हर इंसान किसी न किसी तनाव, चिंता और दबाव से गुजर रहा है, तब मेंटल हेल्थ को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकियाट्रिक डॉक्टर यश, यानी कि मनोचिकित्सक। आज हम जानेंगे कि तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन और बदलती लाइफस्टाइल का हमारे दिमाग पर और ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यश आपका हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो देखिए, क्योंकि आप एक दिमाग से रिलेटेड लोगों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आज भी लोग अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से घबराते हैं, डरते हैं, पूरे मन से नहीं जा पाते या किसी को अपनी बात बता नहीं पाते हैं, तो क्या समाज में ये डर आज भी बना हुआ है कि लोगों को अगर मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम कुछ है तो वो डॉक्टर के पास ना जाए या उनसे अपनी बातें शेयर ना करें? बिल्कुल सही कहा आपने। आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो लोगों के मन में एक झिझक होता है, एक डर रहता है कि हम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने वाले हैं। जैसे वो, अगर आपको फीवर हो, आपको बुखार खांसी हो, आप इजीली डॉक्टर के पास चले जाते हो। पर जहाँ एक बात आती है कि मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब है, अच्छा साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है मुझे, उससे लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं। लोगों को डराया भी जाता है, लोगों के अंदर खुद का स्टिग्मा भी होता है, और कई बार इधर उधर से जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं लोगों के, वो भी इस चीज़ के लिए डरा देते हैं। और इनफैक्ट इंडिया में कुछ साल पहले एक स्टडी की गई थी, तो उसमें ये देखा गया था कि मान लीजिए अगर 100 लोगों को मेंटल इलनेस है, सो अराउंड सिर्फ 10 से 15 या 20% तक के लोग हैं जो ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं। बाकी 80% लोग तक तो ट्रीटमेंट पहुंच भी नहीं रहा। तो इसमें वन ऑफ द मेजर कॉजेज स्टिग्मा होता है। तो आपके एक्सपीरियंस में ऐसे क्लाइंट्स आपके पास, जो आपके पेशेंट आपके पास आए हैं जिन्होंने बताने में बहुत झिझक महसूस की है, उनको आपने खुलने पे मजबूर किया हो, ऐसे कुछ केसेस जो आपको बता नहीं पा रहे हैं अपनी बातें, उनको आपने फोर्स किया बताने के लिए, कैसे लोग आते हैं और कैसे अपनी बातें आपसे शेयर कर पाते हैं? कैसे कैसे पेशेंट आपके पास आते हैं? देखिए, जनरली पेशेंट्स तब आते हैं जिन लोगों के मन में ये स्टिग्मा या एक डर भी बना रहता है साइकियाट्रिस्ट का। ये जनरली तब आते हैं जब इनके प्रॉब्लम्स इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि अब इनका डे टू डे रूटीन ख़राब हो रहा है, या पेशेंट की वजह से घर वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या पेशेंट अब खुद महसूस कर रहा है कि नहीं, अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं चीज़ें। उस केस में पेशेंट आते हैं। जनरली ये होता है कि मान लीजिए अगर मुझे थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, सो मैं तो इग्नोर हो जाता है कि ठीक है, नहीं चलो अभी नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ें हैं, बीत जाएगी या ठीक हो जाएगा, अभी क्यों जाना। पर जब ऐसे लोगों में जब ये सिचुएशन हाथ से बाहर चली जाती है, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। जनरली जब कोई अगर अपने मर्जी से आता है तो वो अपनी बातें बता देता है। वो थोड़ा झिझक होता है, बट वो जनरली अपने आप बता देता है। कई बार जब लोगों को बताने में प्रॉब्लम होती है तो हम जनरली ये करते हैं कि पेशेंट के जो ट्रस्टेड इन्फॉर्मेंट्स हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, स्पाउस, इनसे हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और पेशेंट को पूरी प्राइवेसी देते हैं कई बार कि ठीक है, आप अकेले आराम से टाइम लेके बताइए। तो एक साइकियाट्रिस्ट जब बिना जजमेंट के वो बातें सुनता है और पेशेंट भी कंफर्टेबल फील करता है, वो जनरली अपनी बातें बता देता है। डॉक्टर साहब, आज की युवा पीढ़ी में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि आज 11 साल से लेके एक बच्चा और 20, 21, 22 साल के युवा पीढ़ी तक प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि इसको एंजाइटी होती है, इसको बहुत स्ट्रेस रहता है, ये डिप्रेशन में चला गया या चली गई। तो क्या इसका कारण है कि इतनी कम उम्र में भी एंजाइटी, स्ट्रेस और एंजाइटी लोगों को हो रही है? पहले तो कहीं एंजाइटी का नाम भी सुनने को नहीं मिलता था। हमारे जो मम्मी पापा हैं, नाना नानी, उन्होंने तो कभी एंजाइटी, उनको जब बता दो कि इसको एंजाइटी होती है तो वो आज भी ये पूछते हैं एंजाइटी क्या होता है, किस तरीके की बीमारी है। मानते नहीं है कि एंजाइटी कुछ है। तो क्यों युवा पीढ़ी में एंजाइटी, स्ट्रेस और ये सब बीमारियां पनप रही हैं धीरे धीरे? देखिए, इस चीज़ को हमें ये नहीं समझना, इस चीज़ को मैं इस चीज़ से क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये बीमारियां जो थी, जो मेंटल इलनेसेस थी, ये पहले भी थी और आज भी हैं। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोगों को सोशल मीडिया बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों को इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है, जैसे जैसे लोगों में नॉलेज बढ़ रहा है, लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि जैसे डिप्रेशन एंजाइटी जैसे टर्म भी कोई चीज़ होती है। मेंटल इलनेसेस का प्रेवलेंस आज भी उतना ही है, पहले भी उतना ही था, बट अब लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अब लोगों को पता चल रहा है कि मेरे साथ या मेरे बच्चे के साथ ये हो रहा है, इस चीज़ को मैं डिप्रेशन बोलता हूँ या इस चीज़ को मैं एंग्जाइटी बोलता हूँ। जब 10-20 साल या इवन 30-40 साल भी पहले अगर किसी को ऐसा होता, वो क्या बोलेगा कि क्या हो रहा कैसे है, कुछ बताएगा? अजीब सा हो तनाव रहा है, है। कुछ अजीब सा हो रहा है। हाँ। मैं डिफाइन नहीं कर सकता। एटलीस्ट आज वो एक टर्म दे पा रहा है, जली करेक्ट या इनकरेक्ट, ये डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है। दूसरा एक रीज़न ये है कि जैसे जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल जैसे हमारा चेंज हो रहा है, पहले हमारे जो स्ट्रेस के कारण थे वो काफ़ी कम हुआ करते थे। इट वाज जैसे हम जिसको पहले बोलते थे कि थोड़ी सिंपल लाइफस्टाइल हुआ करती थी। पर आज के एक फास्ट पेस लाइफ में, जहाँ पर आपको डेडलाइंस मीट करने हैं, आपको 10 चीज़ें करनी हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, घर के इश्यूज़ हैं, मतलब कई सारी चीज़ें एक साथ इंसान लेके चल रहा है। सो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है कि इस वजह से कि मेंटल इलनेस थोड़ा हमें ज़्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू बिफोर। अच्छा, हर तरीके की उदासी और परेशानी को क्या डिप्रेशन का नाम देना ठीक है? अगर कोई उदास दिख रहा है तो वो डिप्रेशन में है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें ये एक पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल मूड होता है और एक होता है जब मूड काफ़ी टाइम तक हमारा ख़राब हो। मान लीजिए अगर इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार जाती है, उस रात को तो आप डेफिनेटली उदास रहोगे अगर आप क्रिकेट फैन हो तो। हाँ। सो उस दिन आप उदास रहोगे। ठीक है। बट नेक्स्ट डे आप थोड़ा ठीक है, वो तो चलो ठीक है, एक रात गई बात गई, अब आप अपना डे टू डे रूटीन एक्टिविटी फिर से स्टार्ट कर रहे हो। डिप्रेशन को हम तब बोलेंगे जब ये उदासी काफ़ी दिनों तक, काफ़ी हफ्तों तक, काफ़ी महीनों तक चले। इसकी वजह से इंसान का डे टू डे जो लाइफ एक्टिविटीज़ है उसको प्रॉब्लम आ रही है, जिस चीज़ में पहले मज़ा आ रहा था वो नहीं कर पा रहा है। सो एक सॉर्ट ऑफ अगर बोलूँ तो लाइफ नीरस हो जाती है उस इंसान की, उस स्टेज में हम उसको डिप्रेशन बोलेंगे। अच्छा, एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? कैसे पता चलेगा कि जो स्थिति हमारे साथ हो रही है वो एंजाइटी है या अब हम डिप्रेशन में जा चुके हैं? क्या फ़र्क है दोनों में? तो अगर सिंपल मैं हिंदी में बताऊं, सो एंग्जाइटी मतलब घबराहट होना, ओके। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा घबराहट होना। सो एंग्जाइटी इंसान को जब होगा तो उसका मेजर सिम्टम वो होगा कि मैं हमेशा घबराया हुआ रहता हूँ, मैं हमेशा तनाव में रहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है। कई बार कोई कारण होता है, कई बार कोई कारण नहीं भी होता है। डर लगता है, डर महसूस होता है डर बिना बात महसूस के। होता है, हाँ। डिप्रेशन मतलब मैं बहुत उदास महसूस कर रहा हूँ, मुझे किसी काम में मन नहीं लग रहा, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, एकदम लाइफ एकदम नीरस हो चुकी है, दैट इज डिप्रेशन। बट देखा यह गया है कि दोनों सिम्टम्स कई बार साथ साथ भी मिलते हैं। सो ये कहना कि मैं आपको सिर्फ बोलूं कि ये आपको सिर्फ एंग्जाइटी है, आपको सिर्फ डिप्रेशन, ऐसा कहना कई बार सही भी नहीं होता, क्योंकि दोनों सिम्टम्स कई बार एक ही इंसान में आगे पीछे करके मिल जाते हैं और कई बार साथ साथ भी होते हैं। अच्छा, एंजाइटी ज़्यादा खतरनाक है डिप्रेशन, और क्यों? ये वो वाली बात होगी कि क्या हाइपरटेंशन ज़्यादा खतरनाक है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा, मतलब डायबिटीज़ होना ज़्यादा खतरनाक है। इट ऑल डिपेंड्स कि ये जो बीमारी है ये मुझे किस लेवल तक इम्पैक्ट कर रही है। ओके। क्या मेरा एंग्शियस होना क्या इतना ज़्यादा हो रहा है कि मेरे डे टू डे फंक्शनिंग, मेरे जो रोज़मर्रा के काम है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मान लो दो इंसान है, एक को डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रहा है, बट फिर भी किसी तरह उसका काम चल रहा है, वो अपनी डे टू डे लाइफ कर पा रहा है, दैट इज स्टिल बेटर देन अ पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और वो घबराहट की वजह से घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा, उसको लग रहा है मुझे कुछ हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि क्या इंसान पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस बेसिस पे ज़्यादा। दैट इज कॉल्ड एंजाइटी और डिप्रेशन? नहीं, मतलब मैं आपको जैसे दोनों सेपरेट बीमारियां करके बता रहा हूँ। सो इट डिपेंड्स कि आपने कहा ज़्यादा खतरनाक क्या होता है, तो ज़्यादा खतरनाक वो चीज़ होती है जो मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट करे। अच्छा। अगर मैं दो एंग्जाइटी के पेशेंट्स को भी बोल रहा हूँ, एक इंसान है जो बहुत एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको एंग्जाइटी होती है, वैसे नॉर्मल है, और एक ऐसा इंसान है जिसको हर सिचुएशन में एंग्जाइटी हो रही है, तो उसको हम उस हिसाब से देखेंगे कि इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। मैं दो सेपरेट बीमारियों को या वैसे करके नहीं बोल सकता कि ये ज़्यादा खतरनाक है, ये कम खतरनाक है, बिकॉज एनीवे ब्लड प्रेशर कितना शूट अप कर रहा है, शुगर कितना शूट अप कर रहा है, वो जैसे वो उसको आप कंपेयर करोगे उसको। डॉक्टर, कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति सिर्फ परेशान है या अब इसे मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? पता कैसे चलेगा? इसमें आपको कई सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इंसान खुद कैसा महसूस कर रहा है, इंसान के जो मेंटल स्टेट है उसकी वजह से उसके साथ साथ बाकी घर वालों पे क्या असर पड़ रहा है, और उसका जो रोज़मर्रा के काम है, या तो जैसे अगर वो स्टूडेंट है या फिर वो वर्किंग है, उस पर क्या दिक्कत आ रही है। अगर ये सब चीज़ों में कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से परेशानियां हो रही हैं, तब उसमें लगता है कि हाँ, अब इसको मेंटल हेल्थ के सपोर्ट की ज़रूरत है।
सिंपल मैं अगर बोलूँ तो अगर आप मानसिक तौर पे ठीक से आप अपने मानसिक जो काम आपको करने चाहिए, जैसे बात करना, आपका व्यवहार, आपका सोना, आपका खाना पीना, ये सब अगर फंक्शंस आपके इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो भी आपके सिंपल ब्रेन से रिलेटेड फंक्शंस जो आपके इम्पैक्ट हो रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, अगर मानसिक बीमारी जो है वो भी एक मेडिकल कंडीशन है, तो लोग इसे छुपाते क्यों हैं? इसमें जो मेन दिक्कत लोगों को ये रहती है कि अगर किसी पे अगर आप बता दिया कि आप ये मानसिक तौर पे बीमार हैं, अगर किसी को आपने ये बोल दिया कि भाई आप मानसिक तौर पे बीमार हैं, तो इसमें लोगों को ये लगता है कि अब मेरे पे ये लेबल लग गया है, सो अब मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। हाँ, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ एक्सेप्ट करने में कि मेरा हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ये एक्सेप्ट करने में मेरा लीवर ख़राब हो रहा है। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल एक्सेप्ट करने में ये हूँ कि मेरे पेट ख़राब हो रहा है। बट मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये थोड़ा एक स्टिग्मेटाइजिंग चीज़ हो जाती है। और कई बार आप लोगों को देखा होगा जो एक दूसरे को चाहे मजाक में ही बोलते हो कि भाई तू पागल हो गया है, तू ये हो गया है, ऐसे डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब आप किसी भी कहीं भी जाओ, कोई आपको ये नहीं बोलता कि भाई ये हाइपरटेंसिव है, ये डायबिटिक है, ये रीनल फेलियर वाला है। बट जब ये लेबल लग जाता है कि मैं मेंटल इलनेस से ग्रस्त हूँ, सो ये पागल है। सो ये जो लेबल है ये लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक स्टिग्मा क्रिएट करता है, जिसके जैसे लोग बताने में भी शर्माते हैं। डॉक्टर यश, पैनिक अटैक क्या कंडीशन है, और अगर किसी व्यक्ति को पैनिक अटैक आता है तो आसपास के जो लोग मौजूद हैं वहां पर उन्हें क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? सो पैनिक अटैक का मतलब कि सडनली बहुत ही जल्दी आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट होने लगती है, आपकी सांसें तेज़ हो जाती हैं, दिल की धड़कन महसूस होने लगती है, पसीना छूटने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छाना लग जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। सो ये सब जब एकदम सडन ऑनसेट होता है और कुछ टाइम के बाद ये फिर धीरे धीरे चला जाता है। सो ऐसे केस में क्या करना होता है, अगर किसी को आपने देखा कि पैनिक अटैक हो रहा है या ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनको खुली हवा, थोड़ा उनका कंजेशन या सफोकेशन अगर हो रहा है उस चीज़ को दूर करें। उनके मुंह पे थोड़ा ठंडा पानी आप लगा सकते हैं, थोड़ा ठंडा पानी का स्प्लैश कर दें, उससे जो टेम्परेचर चेंज आता है उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। आप सामने वाले को ये बोल सकते हो कि थोड़ा डीप ब्रीदिंग लें, कि 4 सेकंड धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक रोकें और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे इसको रिलीज करें। तो ऐसा करने से जब आप ऐसा करेंगे तो उसको उस टाइम थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब किसी को बार बार ये पैनिक अटैक्स हों, सो दैट मीन्स इट्स टाइम टू सीक हेल्प फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। ओके, क्या सोशल मीडिया ने लोगों की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया है? क्या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहने से या बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने से मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है? कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है लोगों की मेंटल हेल्थ पे सोशल मीडिया के जरिए? ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने पुट किया, जो कि आज का काफ़ी एक बर्निंग टॉपिक भी चल रहा है। तो सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट क्या है? सोशल मीडिया जो भी आपके जो मेजर जो भी सोशल मीडियाज़ हैं, आप मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट जो भी मेजर सोशल मीडियाज़ कंपनी है, उन कंपनी का सिर्फ एक ही काम है कि मैक्सिमम टाइम आपका स्क्रीन पे स्पेंड हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका ऐप यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम आप बढ़ाएं। तो इस चीज़ को करने के लिए वो आपको कई सारी चीज़ें देते हैं करने को, जैसे वीडियोस आप करो, कमेंट करो, लाइक करो। अब कुछ साल पहले आप देखोगे कि रील्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। पहले या तो स्टैटिक पोस्ट होते थे या बड़ी बड़ी वीडियोस होती थी, बट अब रील्स डाल रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर एंगेजमेंट इन दैट। अब हो क्या रहा है कि मेरा ध्यान उस पर कई सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब मेरा ध्यान मेरे फ़ोन पे अब ज़्यादा पड़ रहा है। पहले जब इंटरनेट फ्री भी नहीं था इतना ज़्यादा, सो इट वाज लाइक बहुत कम टाइम के लिए उसके फिर आपने रख दिया। अब आपके पास फ्री है, तो जैसे अब हम बोलते हैं डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कि फ़ोन हम देखे जा रहे हैं, उसका कोई पर्पस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, बट हम करे जा रहे हैं। सो छोटे छोटे वीडियोस देख के हमें एक डोपामीन बूस्ट मिल रहा है। दूसरा एक ये भी इम्पैक्ट हो रहा है कि आज की डेट में आप देखोगे कि वी आर सो मच सोशली कनेक्टेड, येट वी आर सो मच सोशली आइसोलेटेड एज वेल। मैं ऑनलाइन तो मेरे 500, 1000, 10,000 फ्रेंड्स, फॉलोअर्स सब हैं, बट इन ऑफलाइन मेरे पास गिन के 5 फ्रेंड्स भी नहीं है बात करने को। सो ये जो एक सोशल कनेक्ट है ये भी टूटा जा रहा है सोशल मीडिया से। और अब रिसेंटली हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एडिक्शन भी एक काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। तो नया तो नहीं बोलूँगा, बट लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स से ये हो रहा है। तो इंटरनेट एडिक्शन जो इसका जनरेट हुआ उसमें भी वही हो रहा है। जैसे कि सपोज पहले लोग सब्सटेंस लेते थे, अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह, इसका फिर कंजम्पशन बढ़ता रहता था, इसकी आदत पड़ती थी, नहीं मिलता था तो प्रॉब्लम होती थी। अब सेम फिनोमेना सोशल मीडिया और इंटरनेट के साथ हो रहा है। मतलब सोशल मीडिया एक नशे की तरह काम कर रहा है।
एग्जैक्टली, इनफैक्ट इंटरनेट एडिक्शन और WHO इसको काफ़ी एक्नॉलेज भी कर रहा है। गैम्बलिंग डिसऑर्डर, जैसे हम बिहेवियरल एडिक्शन की बात करते हैं, एक कुछ होते हैं सब्सटेंस एडिक्शन जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, वीड, गांजा, ये सब, और एक होते हैं बिहेवियरल एडिक्शन। तो इसमें आपके गैम्बलिंग की बीमारी होती है, इसमें आप गेम्स जो यूज़ करते हो वो एक्सेसिव टाइम आप इंटरनेट पर स्पेंड करते हो, सो ये भी एक एडिक्शन माना गया है अभी, और इस पे के लिए भी हम ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं। इस पे भी रिसर्च चल रहा है और इसके लिए भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सो सोशल मीडिया एडिक्शन भी एक फॉर्म ऑफ एडिक्शन ही है, अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोले तो। कैसे बचा जा सकता है इससे, युवाओं को कैसे इस एडिक्शन से बचाया जा सकता है, क्या करना चाहिए युवाओं को? तो सबसे पहला सच स्टेप ये रहेगा कि पहले आपको ये चीज़ एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि मैं फ़ोन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मेरे सिंपली आपको बोलने से कि भाई फ़ोन मत चलाओ, ये सबसे वर्स्ट एडवाइस होगा। पता मुझे भी है कि फ़ोन कम चलाना है, बट मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैं एक्चुअली इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर ऐप पे या वो। सो आजकल आप देखोगे कि स्मार्टफोन्स में डिजिटल वेलबींग, हेल्थ वेलबींग वाले ऐप्स भी आते हैं जो ट्रैक करते हैं कि इस ऐप को आपने इतना टाइम तक यूज़ किया। सो वो आप देखो कि किस ऐप पे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप खुद से लिमिट्स लगाना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि मैं फ़ोन इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मैं बोर्ड हूँ या मेरे पास कुछ और करने को नहीं है, या फॉर वट एवर रीज़न, क्या मेरा मूड ऑफ है या वो है। सो मैं कुछ ऐसा और प्रोडक्टिव मुझे करना चाहिए जिसकी वजह से मेरा टाइम ऑन द फोन स्पेंड वो कम हो। अगर मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है या मैं किसी और चीज़ से प्रॉब्लम में हूँ, वही चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, फिर तो मैं फ़ोन पे डिवर्ट बैक करूँगा। तो मुझे वो चीज़ भी करनी है कि मुझे अपना प्रोडक्टिव टाइम बनाना है, मुझे अदर सोर्सेज ऑफ जॉय एंड एन्जॉयमेंट भी देखने होंगे। अच्छा, पढ़ाई, करियर, रिश्तों का दबाव युवाओं के दिमाग को प्रभावित कर रहा है? अगर घर वाले बहुत ज़्यादा जब बच्चों पर दबाव डालते हैं कि पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, बहुत कंपटीशन है बाहर, तो आजकल क्या रहता है कि बच्चे, क्योंकि जैसे फ़ोन की बात चली रही थी, सोशल मीडिया की बात चली रही थी, उसी बीच में पेरेंट्स बच्चों के ऊपर या युवा पीढ़ी के ऊपर पढ़ाई को लेके, नौकरी को लेके, करियर को लेके बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। वो उनके अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन कई जगह ये देखा जाता है कि बच्चे कई बार सुसाइड भी कई लोगों ने इस पर कर लिया है। तो घर का इस तरीके का माहौल बच्चों के दिमाग पर, युवाओं के दिमाग पर गलत असर डाल रहा है? देखिए, कुछ भी अगर आप एक्सेसिव करेंगे, कुछ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया जाएगा तो वो डैमेज कर सकता है जी। सो एज अ पेरेंट, हाँ, मैं चाहूँगा कि मेरा जो बच्चा है वो अच्छा परफॉर्म करे, उसमें अच्छे रिजल्ट्स दिखाए, वो अच्छे एग्ज़ाम्स क्रैक करे। बट जब एक तरफ जब मैं इसको बार बार करता हूँ तो ये मेरे पे ज़्यादा नुकसान करता है। सपोज़ मैं बार बार बोलूँ कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, ये एक रिपीटेटिव करता है, मुझे स्ट्रेस और देता है ये चीज़। सो एज अ पेरेंट, आपका जो आपको बच्चों को ये करना है, आपको उनको एनकरेज करना है, देखना है कि उनके क्या लिमिट्स हैं, उनके क्या पोटेंशियल हैं, कहाँ तक वो अचीव करना चाहते हैं। मैं अपने बच्चे पे चीज़ें थोप नहीं सकता, मैं उनको एनकरेज कर सकता हूँ, मैं उनको मोटिवेट कर सकता हूँ, बट वो एक तरह से कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए उस चीज़ पे, बिकॉज एनीवे जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, थोड़ा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज़ गुड, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज़ गुड, बस स्ट्रेस जब एक लेवल क्रॉस कर जाता है तो वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा करता है। डॉक्टर यश, मैंने ना हाल फिलहाल में एक वीडियो कहीं देखा था, उसमें एक महिला ये बता रही थी, डॉक्टर ही थी, कि छोटे बच्चों को, जो 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको माँ बाप को मारना नहीं चाहिए। मतलब किसी भी कंडीशन में, चाहे बच्चा कुछ भी करे, माँ को अपने बच्चे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए 5 से 6 साल तक के बच्चों को। लेकिन पहले हमारे टाइम पे तो मम्मी पापा या हमारे दादा दादी कह लीजिए कि बच्चों को खूब मारते थे, खूब मार लगा देते, स्कूल ना जाने पे, पढ़ाई ना करने पे, होमवर्क ना करने पे चांटा मार देते थे। लेकिन अब ये कल्चर चल रहा है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को किसी भी कंडीशन में मारे ना, उनको समझाएं, प्यार से समझाएं, या फिर उनको बताएं कि ये चीज़ नहीं करनी, लेकिन मारे ना, क्योंकि उनको बहुत गलत उस पर असर पड़ रहा है, बच्चों के दिमाग पे इस बात का गलत असर पड़ता है। क्या ये सही बात है कि बच्चों को मारना नहीं है? हाँ, डेफिनेटली ये सही बात है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए। देखिए, जब हमने मार खाया है अपने पेरेंट्स से, और जब कोई मारता है, सो मारने का पर्पस ये रहता है कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है और उसको उस बिहेवियर को हम थोड़ा ठीक कर दें। बट उस गलत बिहेवियर को ठीक करने के और भी तरीके हो सकते हैं। आप उनको रिवॉर्ड कर सकते हो कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, आप सही तरीका करो तो हम आपको कुछ रिवॉर्ड देंगे। मारने से क्या है कि बच्चे में एक सॉर्ट ऑफ डर बैठ जाता है, एक सॉर्ट ऑफ रिबेलियन हो जाता है कि नहीं, ये मार क्यों रहे हैं, क्यों मारा जा रहा है मुझे। सो वो प्यार में तब्दील नहीं हो पाएगा हर बार। जब आप एक्सेसिवली या बिना बात आप मारोगे तो वो मारना प्यार में तब्दील नहीं हो पाएगा।
सो जो मारने का पर्पस है कि भाई आपका गलत बिहेवियर सही किया जाए, उसके और भी तरीके हैं। आप रिवॉर्ड के थ्रू भी, इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट, आप रिवॉर्ड के थ्रू भी उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हो। मतलब कितने साल तक के बच्चे पे किसी भी कंडीशन में हाथ नहीं उठाना है? आइडियली तो मत उठाओ। नहीं उठाओ। लेकिन आइडियली कभी ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि बहुत ज्यादा बच्चा उदम कर रहा है, खास करके जब बेबी बॉय होते हैं वो बहुत ज्यादा कब उदम करते हैं, मार मार देती है कभी कभी, तो एक आध चाटे, उसका भी गलत असर पड़ता है। देखिए, कहा यह जाता है कि मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। बट मैं तब मारूंगा जब मैं अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। अच्छा। अगर मैं खुश हूँ और बच्चे ने ग्लास गिरा दिया तो मैं तो खुश हूँ, मैं ठीक है, इग्नोर कर दूंगा। बट मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं 2 फ़ोन कॉल ले रहा हूँ, मैं 10 चीज़ें कर रहा हूँ, तब बच्चे ने गिराया तो मेरा रिएक्शन वैसा जाएगा। तो सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा मेरा अंदर का इंटरनल स्टेट भी हो सकता है कि भाई मैं परेशान हूँ और वो ऐसा कोई कर रहा है तो मैंने उसको मार दिया। बट आइडियली फिजिकल वायलेंस तो जनरली कुछ सॉल्व नहीं करता है इस स्टेज में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, डिप्रेशन से गुजर रहे व्यक्ति में कौन कौन से नए बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, नए बदलाव नजर आने लगते हैं? सो जो इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, पहले जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं, उनका सोने का, उनका खाने पीने का, ये पैटर्न में थोड़े चेंजेस आने लगते हैं। इंसान का सोशल इंटरेक्शन गिरने लगता है, कम होने लगता है। इंसान को जो चीज़ें पहले जो करने में मज़ा आता था, अब वही सेम चीज़ें करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। उसका एनर्जी लेवल डाउन सा रहता है, बहुत जल्दी थक जाता है। फिर जब स्टेजेस सीवियर होते रहते हैं तब उनको ये लगने लगता है कि मैं एकदम अकेला हूँ, बेबस हूँ, लाचार हूँ। फिर ये होने लगता है कि मैंने ही कुछ गलतियाँ की होंगी, या मेरे इस एक्शन से सब परेशान हैं, या मेरी वजह से सब परेशान हैं। फिर और सीवियर केसेस में ये थॉट्स आने लग जाते हैं कि मेरी लाइफ तो बेकार है, ऐसे जीवन जीने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। एंड लेटर ऑन ऐसा भी हो सकता है कि इंसान को लगे कि मैं मर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, या मुझे मरना चाहिए। सो ये मोस्ट सीवियर केसेस में सुसाइड में भी तब्दील हो सकता है। डॉक्टर यश, कितना टाइम लगता है एक डिप्रेशन वाला पेशेंट जब आपके पास आता है उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने में? सो डिप्रेशन से बाहर निकालना ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक मिनिमम या इतना एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन होता है। कुछ हफ्ते, कई बार कुछ महीने भी लग जाते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या क्या और कंडीशंस हैं, क्या डिप्रेशन के साथ साथ कोई और बीमारी है कि नहीं, क्या उस डिप्रेशन के साथ साथ कोई ऑनगोइंग स्ट्रेस है कि नहीं। सो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई बार डिप्रेशन बहुत सीवियर होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, माइल्ड डिप्रेशन में थोड़ा कम टाइम लगता है। सो ये टाइम बड़ा वेरिएबल चीज़ होता है और हर पेशेंट के हिसाब से अलग होता है। ओके। एंजाइटी अटैक आने पर क्या करना चाहिए व्यक्ति को? बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि एंजाइटी अटैक आ गया है, खुद को या सामने कोई उसके साथ है उसको एंजाइटी अटैक आ गया, तो क्या बिहेव करना है, तो क्या करना होगा एंजाइटी अटैक अगर आ जाता है तो? सो एंजाइटी अटैक का जैसे हमने पैनिक अटैक के बारे में डिस्कस किया, वो हम स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे भी। अच्छा। कि हम थोड़ा सफोकेशन कम करें, 4-7-8 टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग यूज़ करें। हम ये भी कर सकते हैं कि अपने मसल्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट, फिर 5 सेकेंड्स तक कॉन्ट्रैक्ट रख के ऐसे मुट्ठी तेज़ करके फिर रिलैक्स करें, ऐसे हम रिपीट कर सकते हैं। ओके। इसको जब बार बार अटैक, आपको एंजाइटी अटैक्स आ रहे होते हैं, सो हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ मेडिसिन अवेलेबल होती हैं कि जिस टाइम पे आपकी एंजाइटी आ रही है उस टाइम आप वो मेडिसिन लो, तो उस टाइम वो कुछ टाइम के लिए कंट्रोल हो जाती है। ओके। सो मेडिसिनल एंड नॉन मेडिसिनल दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं इसको मैनेज तो करने क्या के लिए। दवाइयाँ ही मेंटल हेल्थ कंडीशन की एकमात्र इलाज है? नहीं, अगर मैं बोलूँ तो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए 3 मोडालिटीज़ अवेलेबल होती हैं। सबसे पहला मेडिसिन्स होती हैं, दूसरा ये काउंसलिंग जिसको हम साइकोथेरेपी बोलते हैं, तीसरा न्यूरोमॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम ब्रेन में डायरेक्टली हम इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ब्रेन में डायरेक्टली चेंजेस क्रिएट करते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, आरटीएमएस और न्यूअर टेक्निक्स जो भी हैं वो आती हैं। तो ये थेरेपी और काउंसलिंग एक पेशेंट के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है? ये काफ़ी मददगार साबित होती है, और इनफैक्ट जब हम कोई भी मेंटल इलनेस या कोई भी इंसान जो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, उसके लिए हम बेस्ट अप्रोच हमेशा मानते हैं कि कंबाइंड अप्रोच होना चाहिए, मेडिसिन का भी और साइकोथेरेपी का भी। सो जब दोनों एक साथ पैरेलली चलें तो पेशेंट के लिए बेस्ट रिस्पॉन्स आता है। अगर परिवार में कोई व्यक्ति मानसिक परेशानी से गुजर रहा है तो परिवार वालों को उसको कैसे सपोर्ट करना चाहिए? क्या उसको कई बार ऐसा लोग कह देते हैं कि ये तो हमेशा ही टेंशन में रहता है, इसका टेंशन खत्म नहीं होता, या बाहर घूमो, जाके घूम आओ, ये टेंशन मत करो, टेंशन से कुछ नहीं होता। लेकिन लोग जो होते हैं ना,
उनको पता नहीं होता कि सामने वाला एक्चुअल परेशान है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में जा सकता है, उसको बार बार हमें ऐसे नहीं बोलना है। कैसे उस व्यक्ति को ट्रीट करना चाहिए उस वक्त जब वो इस स्थिति से गुजर रहा है? तो जैसा आपने कहा, सही कहा कि कॉमनली लोग कहते हैं कि टेंशन में मत रहो, पॉजिटिव सोचो, ऐसा रहो, ये सबसे वर्स्ट एडवाइस होती कोई है। जबरदस्ती तो टेंशन में नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। हाँ। सो ये हमें तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोल के मैं जो सामने वाला जो इंसान परेशान है उसके मैं फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहा। ये वही बात होगी कि मैं बोलूँ कि अपना बीपी कंट्रोल में रखो, पॉजिटिव रहो, शुगर कंट्रोल करो, हाँ। विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो मैं परेशान हूँ इसलिए मैं परेशान हूँ। सो जब ऐसा आपको लगता है कि आपके जानने वाले में कोई ऐसे तनाव से गुजर रहा है, सो बेस्ट ये रहेगा कि सबसे पहले आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से आप हेल्प ले लें। कंसल्ट करें। एंड मैं क्लैरिफाई करूंगा, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मेरा मतलब है साइकियाट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट। ओके। सो ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के अंडर आते हैं। सो जब भी आप इसमें डाउट में हो सो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हैं। एंड अगेन, जब इंसान को मान लीजिए कुछ डायग्नोसिस हम बनती भी है या कुछ एक दिक्कत निकल के भी आती है, सो मुझे ये नहीं बोलना है उसको कि तुम पागल हो या तुम ऐसे हो या तुम वैसे ही हो। तो ये भी ये जो लेबल लगता है फिर उससे भी इंसान डरने लगता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो जैसे जितना फ्रीली मैं अगर मुझे फीवर और कफ के लिए मैं जा रहा हूँ, उतना फ्रीली मुझे अपने आप को भी और अपने दोस्तों को भी एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। माता पिता को बच्चों की मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए, परिवर्तन के लिए क्या कुछ करना चाहिए? स्टार्टिंग में ही माता पिता को ऐसी क्या चीजें बच्चों के साथ करनी चाहिए जिससे उनकी मेंटल हेल्थ प्रभावित ना हो कभी? स्टार्टिंग से हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को हम मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमें देखिए फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा उतना ही, बिकॉज बोथ आर इंटरलिंक्ड। मैं सिर्फ मेंटल हेल्थ पे ही ध्यान देता हूँ, फिजिकली कुछ ना करूँ, क्योंकि बच्चा जब एक सपोज 1, 2, 3, 4, 5 साल का है, उसको नहीं पता कि ब्रेन क्या होता है, क्या बॉडी पार्ट्स हार्डली पता होते हैं। सो मैं वहाँ से उसको फिजिकल हेल्थ पे उसके ध्यान दूंगा, उसको फिजिकली एक्टिव करने पे आप ध्यान दे सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को आप डिफरेंट टास्क दो, बच्चों को चैलेंजिंग चीज़ें दो आप करने के लिए, बच्चों को नॉवेल चीज़ें दो करने के लिए। जैसे कोई बच्चा अगर उसको रोज़ कुछ कुछ नया सीख रहा है, कुछ कुछ नए टॉयज़ के साथ खेल रहा है, कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मतलब बच्चों को थोड़े थोड़े आप प्रॉब्लम्स दो, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाओ। बच्चा जितना प्रॉब्लम सिचुएशंस हैंडल करेगा, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेगा, उससे उसका मेंटल हेल्थ और बेटर होता जाएगा। सो ग्रेजुअली वो प्रॉब्लम एज अप्रोप्रिएट होगा कि मैं 3 साल के बच्चे के लिए एक अलग प्रॉब्लम होगा, एक स्कूल गोइंग बच्चे के लिए अलग प्रॉब्लम होगा, और जब एडल्टहुड में पहुंचेगा तो उसके लिए मतलब जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अलग लेवल ऑफ प्रॉब्लम हो। जैसे कॉलेज गोइंग आप हो तो आप बोलो कि आप फाइनेंसेस हैंडल करना सीखो अच्छे से, टैक्स प्लानिंग वगैरह करो। सो डू समथिंग जिससे आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो, कुछ चैलेंजिंग हो जिससे आपका ब्रेन स्टिमुलेशन हो। अच्छा। इसके साथ साथ हेल्दी हैबिट्स आप एंकरेज करने हैं ओके। कि आपको नशे वगैरह से दूर रहना है, आपको फास्ट फूड, जंक फूड, इन सब को अवॉइड करना है। इन सब चीज़ों पे भी आपको साथ साथ ध्यान देना पड़ेगा। सो बोथ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, ये दोनों को एक साथ ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, युवाओं के लिए एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। जब दिल टूटता है, जब कोई धोखा दे देता है, तो वाकई में क्या इंसान डिप्रेशन में जा सकता है? पागल वाली स्थिति उसकी क्रिएट हो सकती है? क्योंकि कई जगह रील्स में भी आजकल सुनने को मिलता है कि जब दिल टूटता है तो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जा सकता है। अपने आप को लोग भूल जाते हैं, कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई बार कुछ गलत कदम उठा देते हैं, किसी और को मार देते हैं। तो क्या दिल टूटने से दिमाग पे इतना बुरा असर पड़ सकता है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, एंड एक वर्ड में आंसर करूँ तो हाँ, ऐसा हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जब दिल टूटता है तो एक सॉर्ट ऑफ, चाहे रिलेशनशिप एंड हो या चाहे किसी की एक्चुअल डेथ हो, इट्स सॉर्ट ऑफ एक रिलेशनशिप एंड हो गया है, एक वॉइड क्रिएट हुआ है आपके लाइफ में। सो इस से उभरने के लिए कई लोग होता है विथ टाइम धीरे धीरे ग्रेजुअली इससे बाहर निकल जाते हैं। बट कई लोगों के लिए इस चीज़ से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका डिपेंडिंग ऑन उनका कितना अटैचमेंट लेवल रहा है उनसे, उनके लिए क्या कमी या कितना क्लोज है उस पर्सन के लिए। सो जब इससे निकलने से, और जब ये वॉइड क्रिएट हो गया, ये वॉइड नहीं भर पा रहा है, तो उसमें कई बार स्ट्रेस भी होता है, कई बार एंजाइटी, कई बार डिप्रेशन, और कई बार सुसाइड तक भी बात चली जाती है। सो तो यस। क्या प्यार में दिल टूटने वाला इंसान जिंदगी भर के लिए डिप्रेशन में जा सकता है? नहीं, जिंदगी भर के लिए तो नहीं, बट एटलीस्ट टिल द टाइम, जो उस टाइम जो इमीडिएट वक्त है उस टाइम या उसके आसपास की चीज़ें हैं,
उस टाइम वो डिप्रेशन में जा सकता है। एंड अब उसके साथ अगर कोई और फैक्टर हो या और चीज़ें हो या कुछ और चीज़ों का हार्ट ब्रेक रहा हो तो वो चीज़ कंटिन्यू हो सकती है। बट मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उस एक इंसिडेंट के जैसे लाइफ लॉन्ग आप डिप्रेशन में रहो। डॉक्टर यश, मेंटल हेल्थ को लेके सबसे बड़े मिथ क्या है? काफ़ी सारे मिथ्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिथ जो आता है कि जब मेरा मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, ये कभी बंद नहीं होता। ओके। ये काफ़ी बड़ा मिथ है, जबकि फैक्ट ऐसा नहीं है। जब आपके प्रॉब्लम्स इंप्रूव हो जाते हैं, जब चीज़ें बेटर हो जाती हैं तो धीरे धीरे आपका ट्रीटमेंट भी बंद होने लगता है, ट्रीटमेंट टर्मिनेट होता है। एक और कॉमन मिथ है लोगों को लेके कि अगर मैं मेंटल हेल्थ की मेडिसिन लूँगा तो मेरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। तो ये भी इस चक्कर में कई बार लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। और पर ऐसा नहीं है, जो आपकी मेडिसिन चलती हैं, जो आप थेरेपी लेते हो, वो आपकी जो मेंटल इलनेस से पहले जो आपकी ओरिजिनल, जो आपकी जो बेस्ट पर्सनैलिटी थी, ट्रीटमेंट आपको वहाँ तक ले जाने में हेल्प करती है। एक काफ़ी कॉमन मिथ और है कि जो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं वो एडिक्टिव होती हैं। ओके। सो इस चक्कर में कई बार लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, या इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि सेम दवा कोई और डॉक्टर लिखे तो पेशेंट खा लेता है, बट कोई साइकेट्रिस्ट लिखे तो मना करने लगता है। जबकि एक दो मेडिसिन ऐसी हैं, या एक दो क्लास ऑफ ड्रग्स मैं बोलूँगा ऐसी हैं जिसमें एडिक्शन का रिस्क होता है, बट अदरवाइज इन मेडिसिन का कोई एडिक्शन नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगी। आपके पूरे करियर में अब तक के ऐसा कोई केस आपको मिला जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, जो कभी ना भूलने वाला केस था, कुछ अलग सा जिसने आपको प्रभावित किया, ऐसा कोई केस? सो अगर मैं मेंटल हेल्थ की अपनी जर्नी की बात करूं, सो जब मैं MBBS कर रहा था और इंटर्नशिप हमारा 1 ईयर का पीरियड होता है। सो आफ्टर MBBS हमारा ये होता है कि चूज़ करना होता है कि आप किस में स्पेशलाइजेशन करोगे। सो जब हमारी साइकेट्री डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई थी, सो इट वाज बड़ी नई चीज़ थी कि हाँ, हमने ऐसे पेशेंट्स नहीं देखे। सिर्फ सुना था कि ऐसा होता है, बट हमने ऐसे पेशेंट्स नहीं देखे। सो उस टाइम पे एक पेशेंट मैंने देखा था कि जिसको, एक इंसान था जो कि काफ़ी ज़्यादा कटा कटा रहता था, बहुत कम बात करता था, और उसको ये डर लगा रहता था कि कोई मुझे मारना चाहता है और मेरी जान को खतरा है। अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी उसको, जो किसी और को सुनाई नहीं देती थी। सो ये जब आया था तो बहुत ही बुरी कंडीशन में था, फिजिकल हेल्थ भी ख़राब थी, बहुत पतला दुबला सा था। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटर्नशिप और इवन उसके बाद भी देखा कि उसका ट्रीटमेंट चला था। वो ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी अच्छा रिकवर किया, उसके धीरे धीरे सिम्टम्स इम्प्रूव होने लगे। और जब कुछ टाइम बाद जब वो डिस्चार्ज होके गया था तो एक काफ़ी अच्छा इंसान बन के गया था। एंड आप बिफोर एंड आफ्टर वाला मतलब वैसा होता कि हम पता भी नहीं चलता कि ये वही इंसान है। एंड ताजुब की बात ये थी कि इंसान बीमारी के ऑनसेट से पहले ही वॉज अ पोस्ट ग्रेजुएट, अच्छा काम कर रहा था, बट बीमारी की वजह से उसका सब तबाह हो गया था। बट आफ्टर ट्रीटमेंट ही रिकवर्ड वेल एंड आई होप ही इज़ डूइंग वेल नाउ। सो ये वन ऑफ दोज इनिशियल फ्यू पेशेंट्स है जिसके मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग ब्रांच। बचपन का कोई ट्रॉमा या बचपन का कोई अनुभव आपकी आगे की लाइफ, फ्यूचर लाइफ या फिर फ्यूचर रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है? हाँ, बिल्कुल करता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट आपके साथ होता है, सो ब्रेन जो हमारा होता है उसमें वो मेमोरी, जो इवेंट हुआ है उसकी मेमोरी बनती है, उसके न्यूरॉन्स हमारे वो सेव कर लेता है। जी। मे बी लेटर ऑन जाके हमें याद भी ना है कि वैसा हुआ था, बट वो जो स्टोरेज है, जो फाइल बनी हुई है, वो फाइल स्टोर्ड होती है। कई बार ऐसे और इवेंट्स होते हैं जो फाइल की मेमोरी को ट्रिगर कर सकती है, कई बार ट्रिगर नहीं भी करती। सो ये जब ट्रिगर होती है, सो ये हमारे बिहेवियर को भी शेप करता है। सो इसीलिए जब कोई ऐसा ट्रॉमा होता है बचपन में तो इसका इम्पैक्ट आगे भी आ सकता है। ओके। डेफिनेटली नहीं, बट आ सकता है। ओके। डॉक्टर यश, आज की जो जनरेशन है उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे मेंटल हेल्थ को लेके? अपने फिजिकल हेल्थ का जितना आप ध्यान रखते हैं, जितना आप जिम जाने में, जितना वे पाउडर लेने में आप यकीन रखते हैं, उतना ही ध्यान अपने मेंटल हेल्थ का भी रखिए। बिकॉज अगर आपके बॉडी के ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ रही है, सो उसका ट्रांसप्लांट एक एक्सटेंट तक हो सकता है, बट अगर आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा, उसको आप ट्रांसप्लांट नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो मेरा यही मैसेज रहेगा। एक आदत जो हर व्यक्ति को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अपनानी चाहिए? आपका डेली रूटीन रेगुलर होना चाहिए। एक चीज जिसे लोग अपनी जिंदगी से कम कर दें? नशा। स्ट्रेस कम करने का आपका सबसे पसंदीदा तरीका क्या है? गाने सुनना। क्या ज्यादा सोचने की आदत ओवरथिंक की बीमारी बन सकती है?
कभी कभी हाँ, कभी कभी नहीं भी। क्या पैसा और सफलता इंसान को मानसिक शांति दे सकते हैं? सफलता दे सकता है, पैसा कुछ हद तक ही, पर उसके बाद नहीं। आज की दुनिया में लोग फिजिकली हेल्दी रहने पर ध्यान देते हैं लेकिन मेंटली हेल्दी रहने पर भूल जाते हैं, क्या ये सही बात है? बिल्कुल। क्या बचपन के अनुभव हमारी एडल्ट लाइफ और रिलेशनशिप को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो डॉक्टर यश हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने मेंटल हेल्थ पे बहुत सारी बातें हमसे की हैं। और देखिए, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जो भी हमारा शो देख रहे हैं, जितने भी दर्शकों ने हमारा शो देखा है, उस बात का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आपको कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड परेशानी होती है, आपके घर में आपको लगता है कि कोई परेशान है या उसको कोई मेंटल हेल्थ की कंडीशन है, तो डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल ना कतराएं। यानी कि जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके पास ज़रूर जाएं और अपनी परेशानी को उनसे ज़रूर साझा करें। हो सकता है कि आपकी लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाए। ऐसे ही कई हेल्थ अपडेट देखने के लिए देखते रहिए हमारा स्पेशल पॉडकास्ट। जब तक के लिए नमस्कार।